वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजर संजीव चौबे। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवमांस कुंडली जो है ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जातक के जीवन के संबंध में निर्णय लेने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि हमारा लग्न कुंडली को ही तो मेन माना जाता है। उसके आधार पे बहुत सारे ऐसा एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं पहले से ये सब चीज बनाया हूं ताकि आप लोगों का समय कम लगे। मतलब दिस वीडियो कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अप टू लॉन्ग टाइम, तो इसलिए मैं पहले से ही बनाया हूं। तो ये चीज हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि लग्न कुंडली में देख करके अगर प्रिडिक्शन किया जा रहा है तो क्या वो सही होता है, हाउ फार, कहां तक, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो ये तमाम चीजों का आज हम लोग अनलॉक करेंगे यहाँ पे, और इस वीडियो में इसमें अध्ययन करेंगे कि नवमांस कुंडली का मतलब जीवन का, जो जातक का जीवन है उसके जीवन के बारे में हम लोग जो प्रिडिक्शन करेंगे तो कहां तक सही होगा और कहां तक सार्थक होगा। तो आइए, वेलकम है आप लोगों का इस वीडियो में। नवमांस कुंडली D9 जिसको बोलते हैं, नवमांस संधि विच्छेद जो हम लोग पढ़े हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में। नवमांस, नवम अंश, नवम धन अंश, मतलब किसी भी चीज का नौवां भाग। इट मीन्स कि जो राशियां होती हैं, जो भी राशियां हैं 12 भाव में, उन तमाम राशियों का, क्योंकि राशियां 30 डिग्री के सरकम्फरेंस में होती है और 30 डिग्री को अगर डिवाइड किया जाएगा तो 3.20 डिग्री आएगा। तो 9 भागों में डिवाइड करेंगे तो D9 का मतलब होता है D से डिविजनल, मतलब डिवीजन किया गया, बंटवारा किया गया, और 9 मतलब 9th पार्ट, मतलब डिवाइडेड 9th पार्ट ऑफ द जॉडिएक, मतलब राशि का 9वां भाग। तो उसके लिए देखिए इसका ऑब्जेक्टिविटी क्यों बना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी टू क्रिएट सच टाइप ऑफ नवमांस कुंडली। हमारे वैदिक ज्योतिष में इसकी औचित्यता क्यों आई, क्या जरूरत था, लग्न कुंडली था ही। हमारे महर्षि पराशर ने भी इसको बहुत ही ज्यादा वेट दिया है। ऐसे तो ये लाइफ साइकिल से शुरू होती है, ये बेस है, फाउंडेशन है, लेकिन दीवार का भी कम महत्व नहीं होता है। फाउंडेशन बन जाने से मकान नहीं बन जाता है। मकान बनने से तात्पर्य है कि यहाँ पे हम लोगों को जातक के बारे में निर्णय लेने के लिए कि उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, कहां तक वो सक्सेस करेगा, नहीं करेगा, ये तमाम चीजों का ये अनलॉक करता है। क्या? नवमांस कुंडली। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट इस लग्न कुंडली पे। देखिए ये सिंह लग्न की कुंडली है, इसी शख्स का ये नवमांस कुंडली है। मैंने दोनों कुंडली पहले ही बना दिया है सो दैट वी कैन टेक लेस टाइम कंपेयर टू मेकिंग ड्यूरिंग द लर्निंग। तो पढ़ाते समय बनाते तो ज्यादा टाइम लगता, तो मैं ये बनाया हूं। देखिए ये जातक का लग्न कुंडली है, सिंह लग्न का कुंडली है। अब देखिए इसमें धन भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं, तृतीय भाव में राहु है, मंगल है, शुक्र है, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, 6th हाउस भी खाली है। अब 7th हाउस में चलते हैं तो चंद्रमा है। आप लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं वही राशि कहलाता है जातक का, ये बताने की जरूरत नहीं थी। केतु 9 भाव में केतु है और गुरु 10वें भाव में, कर्म भाव में, और ये जो है 12th हाउस में शनि बैठे हैं। ये राशि परिवर्तन भी है, देखिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए जातक आया, व्यक्ति कोई आया, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और उसका ये कुंडली है, तो हम लोग अगर इसको हम लोग
अभी नजरअंदाज करते हैं, अभी इस पे नहीं जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि जातक जो है सिंह लग्न का है, सिंह लग्न में बुध जो है सूर्य के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं। सिंह लग्न के कुंडली में बुध जो है सूर्य के साथ युति वाला कंसेप्ट मेरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो वीडियो है, ऐसा नहीं कि दो ग्रह युति में है, साथ बैठे हैं तो उसको युति मान लेंगे, उसका डिग्री कैलकुलेशन है, मेरा वीडियो है इस रेफरेंस में, आप देख सकते हैं कंजंक्शन का। तो यहाँ पे बुध उच्च के तो हैं, बुध उच्च के हैं। यहाँ पे स्थिति देखेंगे बुध का। अब देखिए यहाँ पे बुध उच्च के हैं, यहाँ बुध किस राशि में है? मकर राशि में है। तो मकर राशि में है, यहाँ पे जो बुध थे, अभी सूर्य को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो बुध है क्या सेम रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट होगा व्यक्ति के जीवन में? नहीं होगा। द्वितीय भाव में रहते हुए भी हालांकि बहुत ज्यादा अल्टर नहीं रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होगा। द्वितीय भाव में तो है लेकिन राशि परिवर्तन हो गया। यहाँ पे राशियों का कारकत्व तो देखना होगा हमको, साथ साथ नवमांश कुंडली के साथ साथ जब भी हम उसका इसको मान के चलिए, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इसमें ये पिलर है, लेकिन ये डिसाइड करेगा कि डिग्री ऑफ पेन या हैप्पीनेस कितना रहेगा और कैसे रहेगा और कब तक रहेगा। वो तो दशा महादशा तय करती है, पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बुध जो है द्वितीय भाव में तो है, लेकिन सूर्य वहां पे नहीं है। अब देखिए ये लग्न देव के साथ बैठे हैं बुध उच्च का होके, तो ये दिखा रहा है कि जातक जो है धन आएगा, जातक को वाणी कम्युनिकेशन स्पीच में आगे रहेगा, उसको ये भोजन का भी घर है, दाल रोटी की कमी नहीं होगी। दाल रोटी मतलब भोजन की कमी नहीं होगी। और उसको फैमिली से जितना ही लिंकअप रखेगा उतना ही परिवार का भी है। परिवार मतलब सिर्फ बीवी नहीं समझिएगा, यहाँ परिवार से यहाँ तात्पर्य है ऑल फैमिली कंसर्न मेंबर, माँ बाप भाई बहन, इंक्लूड ऑल दिस कंसर्न दिस हाउस। तो ये यहाँ पे समझ। अब यहाँ पे आते हैं कि देखिए बुध जो है शनि के साथ हो गए। हालांकि बुध का एक फितरत है, राहु का भी, कि जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। यहाँ पे शनि महाराज है, शनि अपने राशि में है, शनि अपने राशि में है। ये मारक भाव भले है लेकिन ये धन भाव भी है, तो पॉजिटिवनेस को भी देखना है। तो शनि अगर मकर राशि में है और बुध और राहु का ये नेटिव फीचर है, ऐसा नेचुरल फीचर जिसको बोलते हैं, है कि जिस ग्रह के साथ रहेंगे वैसा रिजल्ट देंगे। तो ये तो पहले ये तो क्रूर ग्रह, ये क्रूर ग्रह और पाप ग्रह, ये दोनों। बुध एक बेचारा फंसे युवराज, तो युवराज क्या करेंगे कि जिधर डोमिनियन होगा, डोमिनियन बोले तो जिसका प्रभुत्व होगा, जिसका माने जिस ग्रह का प्रभुत्व होगा उस हाउसेज में, क्योंकि शनि महाराज अपने राशि में है, तो इन दोनों को घसीट लेंगे, सीधी सी बात है। तो दोनों को घसीट लेंगे। तो ये जातक का इतना जरूर है, मैं इनका कुंडली देखा हूं और जानता भी हूं, और ये जातक का इतना निश्चित तौर से मतलब कहा जा सकता है कि ये जातक को धन का मतलब आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब वो चाहेगा जिस स्टेज ऑफ लाइफ में, मतलब मान लीजिए कि चाह रहा है कि 25 साल में ही मेरे पास फॉर्च्यूनर, ऑडी और मर्सिडीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। धन तो होगा, इज्जत आबरू पूरा करने के लिए, सारा चीज करने के लिए उसके पास रहेगा, बट अबंडेंसी ऑफ द वेल्थ नहीं रहेगा, बहुतायत नहीं रहेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि समाज में उसका प्रतिष्ठा रहेगा, धन के कारण उसकी प्रतिष्ठा लूटेगी नहीं। दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नवमांश कुंडली। ये पहला हम
आप लोगों को अनलॉक किए इस माध्यम से। अब देखिए सूर्य जो है यहां पे साथ में है, यहां पे सूर्य कहां है? सप्तम भाव में है। मतलब इस जातक का, किसी को मान लीजिएगा लड़का या लड़की, मतलब महिला या पुरुष, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, हम तो रियल ये कुंडली है, लेकिन मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। ये रियल कुंडली है जेंट्स का, लेकिन मैं यहां पे आप लोगों को कह रहा हूं कि आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे देखिए, अगर इसको जेंट्स का तो है ही, तो जेंट्स का ये कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य बैठे हैं सप्तम हाउस में। व्हाट इट मीन्स, व्हाट द रिजल्ट्स रिवील्स बाय दिस हाउस, इस घर के द्वारा, इस भाव के द्वारा क्या परिणाम निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है क्या? देखिए ये लग्नदेव है, इसका मतलब है कि जातक जो है हमेशा पत्नी को बहुत प्यार करेगा और उसमें उसका ज्यादातर टाइम, ध्यान और केयर रहेगा। क्यों रहेगा? इसके पीछे रीजन है, मनगढ़ंत नहीं है। ये देखिए सिंह लग्न, सूर्य यहां पे द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में, यहां से हट गए क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट वाला हिसाब है। तो यहां पे मैं पहले ही बताया D9 मतलब एक राशियों का 9 भागों में डिवीजन किया जाता है, तो नवमांश का क्रिएशन होता है, नवमांश कुंडली का। और वैसे ही ग्रह भी जो है प्रोपोर्शनेटली, समानुपातिक तौर से उसी राशि में, उसके अनुसार ही, प्रोपोर्शनेटली मतलब होता है समानुपातिक, तो वैसे ही वो वहां पे प्लेस होंगे, वैसा ही रिजल्ट देंगे। तो D9 का क्रिएशन मतलब नवमांश कुंडली का क्रिएशन हमारे ऋषि ब्रह्मर्षियों द्वारा, दैवज्ञों द्वारा, दैवज्ञ जो होते थे ना, एक एस्ट्रोलॉजर से ऊपर होते थे, जैसे हमारे आर्यभट्ट थे, दैवज्ञ थे, मैथमेटिशियन लोग, उनको मैथ के ज्ञाता मान लिया, ठीक है, क्योंकि ग्रहों की गति ज्ञात करने के लिए उन्होंने अंकों का खोज किया, खैर वो अलग बात है। तो यहां पे ये सूक्ष्मता को, सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, सूक्ष्म किसको बोलते हैं? बारीक, बारीक नजर। जैसे सुनो होंगे कि मैंने बारीक नजर डाला तो ये चीज मुझे एहसास हुआ। बारीक नजर मतलब क्या? लेंस लगाना नहीं, मतलब उसके गहराइयों में जाकर डिटेलिंग करना और डिटेलिंग को अनलॉक करना, उसके सीक्रेसी को जानने का प्रयास करना, जानना, तो दैट इज सूक्ष्मता। तो अब देखिए यहां पे वो अपने पत्नी को मानेगा। और एक चीज और है, यहां पे देखिए ये बुध जो है ना, शनि के साथ बैठे हैं, तो शनि के साथ बैठे हैं यहां पे, ये देखिए शनि, हाँ, मकर कुंभ, ये मकर राशि में शनि बैठे हैं, स्वराशि ही है, लेकिन ये जातक का थोड़ा सा खिटपिट होगा। खिटपिट होने से तात्पर्य है, किससे होगा खिटपिट? पत्नी से होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि सूर्य पाप ग्रह तो नहीं है, ज्योतिष शास्त्र इनको पाप ग्रह का एडजेक्टिव दिया नहीं है, लेकिन इनको क्रूर ग्रह जरूर माना जाता है, क्योंकि मंगल का एकदम लंगोटिया यार है सूर्य। अब मंगल जानते ही हैं, खून खराबा, गर्म दिमाग, क्रोध, पित्त दोष, ये तमाम चीजें होता है। तो ये सप्तम भाव में बैठे हैं नवमांश कुंडली में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये नवमांश कुंडली में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस बंदे का जो बीवी होगी, पत्नी, धर्म पत्नी, वो निश्चित तौर से गर्म दिमाग की होगी, एकदम 100% डैम श्योर। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य जो है
सूर्य का प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति है। तो ये चीज यहां पे है। अब देखिए दूसरे भाव पे चलते हैं। अब देखिए तीसरे भाव में शुक्र है, राहु है, मंगल है। ये सिबलिंग्स का होता है, जानते हैं, ये छोटे भाई बहन का। तो यहां पे राहु, मंगल और शुक्र है। यहां पे क्या हो गया? शुक्र और गुरु हो गए। शुक्र और गुरु हो गए। शुक्र तो है, सॉरी, यहां पे तृतीय भाव में राहु, मंगल, शुक्र है। यहां तृतीय भाव खाली है, सॉरी फॉर दिस। यहां तृतीय भाव खाली है, राहु, मंगल, शुक्र है। यहां तृतीय भाव खाली है, मतलब कि राहु, मंगल, शुक्र और जो सेवेंथ, जो तुला राशि है, वो कहां चला गया? यहां पे 11 भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। और इसमें कोई ग्रह नहीं है। यहां से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जातक का छोटे भाई बहनों को पीड़ा होगी। पीड़ा मतलब सर्दी बुखार नहीं बात कर रहा हूं, लाइफ का पीड़ा मतलब कोई ऐसा ट्रेजेडी, कोई ऐसी घटनाएं जिससे वो लोग क्षतिग्रस्त होंगे। शारीरिक रूप से हो, जीवन में सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, इसका इतना मतलब होगा। लेकिन यहां पे देखिए शुक्र स्वराशि में है, लेकिन ये भाव का, इस भाव का मीनिंग को पूरा डिट्रूएट कर देता है। कौन डिट्रूएट कर देता है? मंगल। राहु तो जिन ग्रह के साथ रहता है वैसा प्रभाव देता है। और कुंडली में यहां दिखे नहीं, ये मंगल अस्त भी है। अस्त का कारण होता है कि सूर्य के जो नियरेस्ट रहता है तो स्वभावतः अस्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही अस्त होता है, प्रभाव डालते हैं सूर्य। सूर्य राजा है भाई, द किंग ऑफ प्लैनेट्स। तो ये यहां पे तो दिखा रहा है ऐसा, लेकिन यहां पे देखिए कोई नहीं है। कौन राशि है? कुंभ राशि है। इसका स्वामी शनि है। तो शनि है, बैठे हैं, तो ये जरूर बताता है, यहां भी भले स्वराशि में है लेकिन ये बताता है, क्या बताता है? कि क्षति तो होगा। ऐसा मैं पूछा भी हूं, देखा भी, क्षति हुआ है, निश्चित तौर से हुआ है। लोग कहते हैं, मैं किसी का यहां पे किसी कैटेगरी का बात नहीं करना चाहता हूं, कहते हैं कि अगर स्वराशि हो, किंवदंती में बहुत लोग बोलते हैं कि स्वराशि में अगर क्रूर ग्रह या पाप ग्रह भी हो तो फायदा पहुंचाता है, बहुत हद तक पहुंचाता है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ परिसीमित सीमाओं तक, सीमित सीमाओं तक। ऐसा नहीं है कि जैसे शुभ ग्रह है और शुभ राशि में बैठे हो वैसा रिजल्ट देता है, वैसा नहीं होता है। तो यहां पे ये शनि क्षति किए हैं। छोटे भाई का भी क्षति हुआ है, उनका छोटे बहन का भी हुआ है। एंड आई हैव आस्क्ड हिम, तो मैं बता रहा हूं, मैं कोई भी एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैं कोई भी ये वीडियो बनाता हूं और मैं जो भी मेरे पास जानकारी है उसको देने का प्रयास करता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इन ए प्रैक्टिकल लाइफ मैं यहाँ पे याद करके बोल दिया, ऐसा नहीं। मैं उन चीजों को जो रियलाइज किया रहता हूं, जो जातक स्त्री हो या पुरुष उस पर घटित हुआ रहता है या उसके साथ चल रहा होता है, उन चीजों को मैं, जो मेरे द्वारा कुंडलियां देखी जाती है, उन चीजों को मैं अप्लाई कर तभी आप लोगों को एकदम सॉर्टेड एंड प्यूरिफाइड कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूं। तो अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे चंद्रमा है लग्न में, यहां पे लग्न में चंद्रमा है, किसमें? कुंभ राशि में है। और यहां तो ये अच्छा नहीं बता रहा है चंद्रमा का, और शनि की राशि कुंभ, कभी पटरी बैठता है क्या? कभी बैठा है? लंबा नहीं बात करूंगा, देखिए पॉइंट्स तो बहुत हैं, अगर मैं बताने लगूं तो ये वीडियो 1 घंटा भी चला जाए, लेकिन मुझे मेन कॉन्सेप्ट और की पॉइंट्स को बताना है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एंड यू कैन बी एबल टू रिवील द रिजल्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर भावा और हाउस। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए चंद्रमा है, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यहां पे सूर्य
मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। डेफिनेटली इस बंदे का पत्नी जो होगी थोड़ा खिचपिच वाली होगी, हाथापाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तलाक का नौबत नहीं आएगा, उतना नहीं नौबत जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं कि एकदम 100% स्मूथली जाएगा। ऐसा भी है लोग जो वाइफ हस्बैंड में कभी खिचपिच नहीं होता है। मेरे जानकारी में एक दो जन भीतर में कुछ हुआ होगा, लेकिन वो लोग निग्लिजिबल होगा। तो यहां पे ये स्थिति है सप्तम हाउस का। सिक्स्थ हाउस का भी देख लेते हैं। सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, जहां जहां ग्रह का प्लेसमेंट हुआ है नवमांश में, उन्हीं भावों को मैं एनालिसिस कर रहा हूं, सो दैट योर कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहां सिक्स्थ हाउस में ये मकर राशि है, यहां पे कोई ग्रह प्लेट नहीं है। नवमांश कुंडली में आते हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा वृष राशि में है, ये शुभ ग्रह है, शुभ राशि है। लेकिन इस बंदे को क्या होगा शारीरिक तकलीफ में, आप लोग गेस कर सकते हैं। कफ की समस्या इसको रहेगी। डेफिनेटली ही विल फेस कूल एंड कफ, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर। मतलब जैसे बहुत लोगों को होता है ना, किसी को स्किन का इशू है, किसी को कान का इशू है, किसी को आई प्रॉब्लम है, तो वैसे इस बंदे को कफ संबंधी इशू थोड़ा बहुत रहेगा। और जिसके चलते और यहां पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हालांकि उसका वीडियो बाद में आएंगे। यहां पे देखिए इस बंदे को कान का भी इशू हो सकता है, कान का प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, यस ईयर प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का और जो बुक्स भी मैंने पढ़ा है, जिसके द्वितीय भाव में खासतौर से नवमांश कुंडली, मैंने एक चीज बोला कि ये डिसाइडिंग फैक्टर, इनको समझिए, डिसाइडिंग पैरामीटर। लग्न इज द बेस, मतलब ऐसे समझिए मकान में कोई बैठा है लेकिन उसका कंट्रोलर कोई और है, तो यही नवमांश कुंडली कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर इन द सेंस कि ये जहां पर सूक्ष्मता डिनोट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये द्वितीय भाव में है, यहां पे दिखाया कि ये बंदा तो स्पीच में भी अच्छा रहेगा नो डाउट, क्योंकि बुध भी है, बुध तो है, लेकिन किस राशि में यहां आ गए, ठीक है, शनि के साथ है, तो शनि से कंपेटिबिलिटी कुछ बैठेगा, बुध ही ऐसा ग्रह है। लेकिन ये रहते हुए के बावजूद भी राहु भी है, यहां राहु नहीं है, तो आपको क्या लगता है राहु ऐसे छोड़ देगा? शनि का पाप ग्रह और पाप ग्रह मिल गए, सिमिलरिटी है, तो क्या ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, क्या करेगा? कुछ न कुछ इस भाव से मिलने वाले जो रिजल्ट्स है उनको हैम्पर करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ओवरऑल धन इसके पास बहुत ज्यादा नहीं रहेगा तो कम भी नहीं रहेगा, सोशल रिपुटेशन भी जो इकोनॉमिक लेवल पे होता है वो अच्छा ही रहेगा, लेकिन इसके पास अबंडेंसी नहीं रहेगा, बहुतायता नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुक्र गुरु का अब ले लेते हैं। यहाँ पे लग्न कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई नहीं है, ये हो गया है, सेवेंथ हाउस हो गया है, मैं इसे बता दिया हूं, सिक्स्थ हाउस भी हो गया है, मैं बता दिया हूं। अब देखिए फोर्थ हाउस मैंने नहीं बताया था, मुझे याद है। तो फोर्थ हाउस में क्या है कि फोर्थ हाउस में यहां पे कोई भी ग्रह प्लेस नहीं है, और यहां पे देखिए फोर्थ हाउस में शुक्र और गुरु है। देखिए यहां पे जो ग्रह है, यहां पे जो ग्रह है, और वो जिस ग्रह के राशि में या जिस ग्रह के दृष्टि में या जिस ग्रह के युति में अगर हो तो उनको क्या कहा जाएगा? मान लीजिए कि ये शुक्र जो है, शुक्र जो है क्या कहा जाएगा? शुक्र को कहा जाएगा, शुक्र तो खुद ही बैठ गए हैं, अब गुरु स्वगृही है, तो इस बंदे को क्या होगा? मकान, गाड़ी, ये सब होगा इसके पास, ये सब
होगा इसके पास, क्योंकि दो दो शुभ ग्रह है। गुरु है, स्वराशि है, मीन राशि में है, और शुक्र जो है क्या है, शुभ राशि के शुभ राशि है और शुभ ग्रह के युति में है। अरे भाई वो देख लेंगे उस समय जो मैंने बताया कि युति कैलकुलेशन के लिए कि प्रॉपर मतलब दीप्तांश आ रहा है कि नहीं, वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी तो फिलहाल मान रहे हैं कि युति में है, तो इस तरह से इसको कोई खास दिक्कत घर मकान की नहीं होगी और ठीक ठाक होगा, लेकिन शुरू में ही नहीं होगा। इसका दशा महादशा चलेगा तभी होगा। लेकिन एक चीज जानिए, मोटा मोटी ये 30 के बाद ही ये चीज करेगा, 30वां साल के बाद ही। ठीक है, यहां पे मंगल है, तो मंगल है तो थोड़ा सा यहां पे मंगल कहां प्लेस है, देखिए यहां पे ही है, तृतीय भाव में है। लेकिन यहां पे मंगल 12वें भाव में है। ये क्या सूचित कर रहा है, यहां पे मंगल किन भाव का स्वामी है नवमांश कुंडली में, देखिए पंचम भाव का है और ये स्वगृही है, अपने ही राशि में है। तो ये अगर घर से दूर रहेगा, ये बंदा घर से दूर रहेगा, देखिए ये 12th हाउस सिर्फ विदेश लोग का देता है, ऐसा नहीं कि फॉरेन ही है। घर से बहुत दूर भी पहले के ज्योतिष शास्त्र में प्रदेश से तात्पर्य या विदेश से तात्पर्य वो हुआ करता था। तो हमारे जो वैदिक ज्योतिष का कंसेप्ट है जो लिखा गया है महर्षि पराशर द्वारा उद्धृत है, उसके आधार पे सिर्फ फॉरेन ही नहीं होता है 12th हाउस। बहुत लोग इसको संकुचित मीनिंग में लेते हैं, घर से बहुत दूर। मान लीजिए कोई बंदा या बंदी अगर बिहार का है और उधर चेन्नई और मुंबई में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है और उधर विशाखापट्टनम में रह रहा है, तो उसके लिए जस्ट लाइक फॉरेन ही हो गया। रियली फॉरेन हुआ नहीं, लेकिन ज्योतिषीय भाषा के हिसाब से वो फॉरेन ही काउंट किया जाएगा, लाइक दैट, नॉट फॉरेन, लाइक फॉरेन। तो इस सेंस में ज्योतिष शास्त्र में ऐसा है। तो ठीक है, तब यहां पे इसको क्या परिणाम मिलेगा, यहां पे मंगल तृतीय भाव में था, चतुर्थ भाव का स्वामी होके, और यहां पे मंगल चला गया 12वें भाव। इससे क्या होगा कि मंगल जो है, मतलब कि मंगल एक पंचम भाव का स्वामी है और ये 12th हाउस में अपने ही राशि में है, तो इसको संतान तो होगा। देखिए यहां पे मैं बोला था ये डिसाइडिंग फैक्टर है, बेस्ड ऑन दैट आई एम रिवीलिंग सो रिजल्ट्स, मैं बता रहा हूं ऐसा। ये नवमांश कुंडली में यहां पे मंगल चतुर्थ भाव का राशि है, चतुर्थ भाव में, और मंगल यहां पे बैठा है और उसका 1 नंबर राशि 9 भाव में है। बहुत लोग कहते हैं कि नवमांश कुंडली से सिर्फ विवाह शादी का दिखा जाता है और भाग्य का, नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट कंफर्म अबाउट द कंसेप्ट। वही रूढ़िवादी विचारों से और सोचे हुए रटे हुए भाव से ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जितने लग्न कुंडली की चीजें हैं, वो तमाम चीजें जो है इस भाव से भी क्या है, एनालाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव नॉलेज, आपके पास जानकारी है तब कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये हो गया, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे मंगल का स्थिति हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए नवमांश कुंडली में देखिए 4th हाउस के रिस्पेक्ट में देखिए इसको क्या क्या है, 4th हाउस क्या देता है, क्या का किन चीजों का कारक है। अब देखिए 4th हाउस है माता का, चंद्रमा का, जल का, जलाशय का, अपना ओन रेसिडेंस का, अपना जहां पे रहते हैं हमेशा वो घर भी। ठीक है, तो वहां पे ये मंगल जो है, यहां पे शुक्र और गुरु हैं, तो इस बंदे को अपना घर में रहेगा, माता भी ठीक रहेंगी क्योंकि शुभ ये है। लेकिन क्या आ गया, यहां पे आ गया इसमें
लग्न कुंडली में मंगल है, ये डिसाइडिंग फैक्टर तो है, लेकिन इसकी माता देखिए कहाँ गया है मंगल, यहां पे देखिए ये वृश्चिक राशि है और मंगल स्वगृही होते हुए भी बराबर भाव में, ये माता से दूर रहेगा, माता से दूर रहेगा। मतलब मुलाकात जो होगी, दूर होने का मतलब ये नहीं कि अलग, मतलब अपने घर से दूर रहेगा, घर से भी दूर रहेगा, माता से भी दूर रहेगा। अब माता से कंपेयर टू अदर सिबलिंग्स, माने छोटे भाई बहन हो, उन लोगों की अपेक्षा इसका जो माँ का लगाव रहेगा इससे थोड़ा कम रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8th हाउस में केतु है, मैं इसका नहीं बताया था, कर्क राशि में केतु। अब देखिए कर्क राशि में केतु है और यहां पे देखिए केतु कहां है, केतु है कि 9th हाउस में, ये 9th हाउस में है, मेष राशि में, और यहां पे ठीक उल्टा हो गया, 8th हाउस में आ गए, संपर्क बना दिए। और देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कर्क राशि यहाँ पे है 12th हाउस में, और यहाँ पे कर्क राशि किस में आ गया, 8th हाउस में आ गया। ठीक है, मैं बोला था ना कि माँ बीमार जरूर रहेगी, इसका जातक का माँ बीमार भी रहेगी, इसका कारण है, कारण क्या है, देखिए दो कारण है। एक जो है चंद्रमा जो है, चंद्रमा इज इक्वल टू मदर, ठीक है, ये चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, अष्टम भाव में पड़ रही है। नवमांश कुंडली की मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं खिचड़ी नहीं कर रहा हूं कि इधर मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये देखिए केतु है, केतु पाप ग्रह तो है लेकिन राहु जैसा नहीं है, ये बहुत ही असली में अगर कहा जाए ना तो स्पिरिचुअल गुरु केतु ही है, गुरु से भी, बृहस्पति से भी। बृहस्पति ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा आपको जीवन में, जो इनर फीलिंग्स आती है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ केतु ओनली। गुरु के चलते ज्ञान होता है, लेकिन इनर फीलिंग्स अबाउट द स्पिरिचुअलिटी ओनली कम्स ड्यू टू केतु। तो केतु उस रिगार्ड में कंपेयर टू अदर पाप ग्रह, केतु को बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूं, सिर्फ ये ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है, वैदिक ज्योतिष में। तो यहां पे देखिए केतु जो है बैठा है अष्टम भाव और कर्क राशि है। अब देखिए यहां पे कर्क राशि कहां है, देख लीजिए 12th हाउस में, ध्यान दीजिएगा, कोरिलेट तो करना पड़ेगा ना निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कर्क राशि जो है 12th हाउस में है और यहाँ पे 8th हाउस में है। हालांकि 12 और 8 का संपर्क बनता है तो अच्छी नहीं हो, अच्छी बात नहीं मानी गई है ज्योतिष में। 6 8 12 तो 6 फिर भी तो 6 तो थोड़ा अच्छा, देखिए सभी खराब भाव अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड मतलब फैक्टर जो है वो एकदम क्लियर कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि 4th भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हैं, लेकिन 12वां भाव में बैठे हैं। इससे भी प्रमाणित हो रहा है कि माँ का उसका मतलब हेल्थ पर इशू आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए ये जो चंद्रमा जो है माँ का कारक है, ये राशि जो है चंद्रमा की है, केतु पापग्रह ही है, बैठे अष्टम भाव में, मतलब क्या, ये माँ का तबीयत खराब रखेगा और अच्छा खासा रखेगा, कुछ ना कुछ उनको हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। और भी देखिए आपको एक चीज बताएं, नवमांश कुंडली में डायरेक्ट नवमांश में ही नहीं जाना है, पहले हम लोगों को लग्न कुंडली का एक ओवरव्यू मारना है, इसके बाद इससे रिवीलिंग प्री डिटरमाइन जो
परिणाम इन भावों से निकल रहे हैं, उन भावों के मद्देनजर देखते हुए इसमें जाएंगे। अब इसके मद्देनजर जिसका मतलब अगर इसका पलड़ा भारी है तो इसी के अनुसार, इसी के मद्देनजर हम लोग फल कथन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग उठाइए लग्न कुंडली और बक दीजिए, ऐसा नहीं है। चाहे हम भी, किसी के लिए भी है, ये इसका वेटेज ज्यादा रहता है। एज पर माई रियलाइजेशन, मैंने जो महसूस किया है और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो भी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान मुझे मिला है, उसके अनुसार इसका वेटेज 60% मैं देता हूं। क्योंकि अगर हम 60% नहीं देते हैं, जब भी हम देखते हैं और जब जातक से पूछते हैं तो रिजल्ट जो मेरा प्रेडिक्शन है वो इनएडिक्वेट, माने अपर्याप्त महसूस होता है खुद ही खुद। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा और हमारा वीडियो ऐसे आते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी कृपा दृष्टि कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से कीजिएगा। आई विल बी ऑब्लाइज्ड ऑफ यू टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। नमस्कार।